अच्छा देखो बेटा, ये जो अपना सब्जेक्ट है, मैं फटाफट से लास्ट दो दो जो हमने लेक्चर किए हैं बस उसी का जो हमने इंट्रोडक्शन देखा उसी का रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा। सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास लिखा हुआ है। और जो ये इंट्रोडक्शन में हमने देखा ऑलरेडी वो आने वाले टॉपिक में कवर होने वाला है। डन। आने वाले टॉपिक में सारी चीजें डिटेल में कवर करा होगा। मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया, वो ही जो अभी तक आपने सीएस फाउंडेशन में पढ़ा था, हमने वही देखा, हमने अभी तक नया स्टार्ट नहीं किया है, बरोबर है। तो इफेक्टिवली हमारा थर्ड लेक्चर से हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। लो बेटा एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दो। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको याद आ रहा है बेटा हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्या देखा था? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें और दो पोर्शन थे, क्या था बेटा फटाफट से बताओ? थोड़ा सा कॉस्टिंग वाला पोर्शन था और बचा हुआ क्या था बेटा? वैल्यूएशन था। ये आपका वैल्यूएशन रहेगा 15 मार्क्स का, कॉस्टिंग रहेगा 25 मार्क्स का और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगा 60 मार्क्स का। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपको 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे रहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितना रहेगा बेटा? 1 मार्क, यस और नो। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात नहीं करूंगा, जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग क्या चीज है। सो हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था। मेरे लिए टोटल कितने पार्ट है? ए, बी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन, आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपके मॉड्यूल के हिसाब से जो है, इंट्रोडक्शन में दो चीजें हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बरोबर है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या देखा था बेटा? अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो, या फिर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा या सीएस फाउंडेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर से ध्यान दे दो। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले देखा था अकाउंटिंग का मीनिंग, देन जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते। हाँ, इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे, बेसिक के ऊपर भी क्वेश्चन आते, अदरवाइज मेरे तो बिल्कुल मूड नहीं था कि इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक लेना चाहिए। आप लोग बड़े हो गए ना, आपको तो सब आता ही है, हम लोग आगे पढ़ने वाले थे, लेकिन ये देखना जरूरी है। अकाउंटिंग, देन जर्नल एंट्री, और उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? कुछ टर्म्स देखी थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो टर्म लाइफ टाइम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आज भी काफी सारी केसेस पेंडिंग है जिसमें आज भी डिसीजन आना बाकी है कि पर्टिकुलर एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप अगर गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डन। क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन केस टू केस। आपने केस देखना है, उसके ऊपर से समझना है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ दो चार बातें बता देता हूं बेटा। देखो तो हमने क्या क्या देखा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी फिक्स असेट इंक्रीज होती है, इसका जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट कैसा रहेगा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगर कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी बाय किया या कंस्ट्रक्ट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या वो मशीनरी को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो जो नेसेसरी एक्सपेंस इनकर करते हैं, जैसे मशीनरी परचेस करने के बाद ट्रांसपोर्ट में लेकर के आना, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी परचेस करने के लिए जो हमने एक्सपेंस इनकर किए टू गेट दैट असेट रेडी फॉर यूज, है ना, वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर को फीस दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस और नो? तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है, 4 पॉइंट है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्यार से आप लोग इसको एक्सपेंस के नाम से जानते हो। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते हो। इसका जो बेनिफिट है वो कैसा रहेगा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेगा, और आप इसको नरक में लिख देते हो, यानी पीएनएल के डेबिट साइड में। और ये हम लोग बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनकर करते हैं। यस और नो? या फिर बिजनेस को अगर स्मूथली ऑपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो सारे कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंस करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका सैलरी, वेजेस पे किया, इंटरेस्ट चार्जेस पे किया, कमीशन पे कर रहा हूँ, बरोबर है, डिस्काउंट अलाउ किया, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंस है। यस और नो? पीएनएल और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आप लोग दिखाते हो, बरोबर। उसके बाद हमने क्या देखा था? जर्नल एंट्री का आपको अगर कुछ याद आ रहा होगा तो ये जो चीज बता रहा हूँ, मानता हूँ ऑलरेडी आपने 50 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी बच्चे एग्जीक्यूटिव में आखिरी में एग्जाम के 2 महीने पहले भी मुझसे सवाल पूछते कि सर वो शेयर बेस्ड पेमेंट की एंट्री कैसे आई, सर वो डिविडेंड की एंट्री कैसे आई, एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स
की एंट्री कैसे आई, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी 3-4 चीज़ें बोली ना, डिविडेंड, एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी एंट्रीज हम लोग रिस्पेक्टिव टॉपिक में देखेंगे। लेकिन ये सारे एंट्रीज का बेसिक क्या है वो बेसिक बता रहा हूँ, समय समय पे बेसिक फिर से बताऊंगा, बरोबर है, जहां जहां जरूरत रहेगी बार बार बताऊंगा। लेकिन अभी एक बार अच्छे से ध्यान दे दो, जब भी आप एंट्रीज पास करते हो तो आपने 3 चीजें करनी बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जब भी आप जिंदगी में कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये 3 स्टेप आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, बरोबर। जैसे मान लो किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए और बदले में पेमेंट आ गया बैंकिंग चैनल से, बरोबर है, कैश तो लेगी नहीं ना कंपनी, शेयर्स इशू करेगी तो कैसे पेमेंट लिया, बैंकिंग चैनल से पेमेंट लिया। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें, एक तो बैंक अकाउंट बनेगा और दूसरा शेयर्स का पूरा पैसा एक साथ आ गया, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, तो आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में आप लिख रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो कंपनी का शेयर कैपिटल, बेटा ध्यान देना, वो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, बराबर है। शेयर कैपिटल अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा, यस और नो, इसके अलावा और कोई अकाउंट है, नो। मान लो कंपनी ने शेयर्स वो प्रीमियम पे इशू किया तो और कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यस और नो। बट समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, शेयर्स इशू किए, पैसा आ गया बैंक में, शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, दूसरा स्टेप ये अकाउंट जो आपने फर्स्ट स्टेप में, हाँ बेटा ये फर्स्ट स्टेप में जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए ना, इनका बैलेंस कौन सा है ये पता लगाओ, मतलब इनका डेबिट बैलेंस है के क्रेडिट बैलेंस है, ये पता लगाना है। सर अब ये कैसे पता लगाना है, अब देखो अच्छे से ध्यान देना, दुनिया का हर अकाउंट कौन कौन सा, एसेट्स ड्राइंग, कौन सा एसेट ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दुनिया के जितने भी अकाउंट है ये सारे अकाउंट का हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, बरोबर है। ये एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है, ऑल एसेट्स, बोलो मेरे साथ, ऑल एसेट्स ड्राइंग डेटर्स, अरे सब लोग बोलो ना यार, ऑल एसेट्स ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना मस्त लगता है ऐसा सब लोग बोलते, तो आर ऑलवेज हैविंग, ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। और रूल बता रहा हूँ अकाउंटिंग का, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं, देखो दिख रहा है इंक्रीज होते हैं, तो इनको क्या करना है, डेबिट करना है, बरोबर है। ये अपना मैथ्स का ही लॉजिक है बेटा, +2 से आपको +5 पे जाना है तो आपको 3 भी क्या करना पड़ता है, प्लस ही करना है, यस और नो। सो डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है या डेबिट बैलेंस और बढ़ रहा है तो उसे क्या करो, डेबिट करो, है ना। और उसके बाद असेट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटीज, ड्रॉइंग के अपोजिट बोलो ना, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स अकाउंट, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम अकाउंट एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। ये सारे अकाउंट का हमेशा 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 के लिए क्रेडिट बैलेंस है। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि ये सारे अकाउंट हर बार क्रेडिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला, इनका क्रेडिट बैलेंस है। और रूल बता रहा हूं, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। अपोजिट बोलने का काम नहीं, मतलब डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो डेबिट करो। सो रूल क्या बेटा, ऑल बोलो, ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस, बरोबर है। मींस असेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, देखो ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्या करना है, डेबिट, और ये टाइप के अकाउंट अगर कम हो रहे तो क्या करना है, क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन बढ़ते हैं तो लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन कम हो रहे तो, ये बात समझ आई। बस ये रूल आपने ध्यान रखना है, रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट करना है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, अपोजिट बोलने का काम है। अब देखो जरा, ये हमने एक ट्रांजैक्शन लिखा था ना, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो यहां पे हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा था, बैंक और शेयर कैपिटल। तो अब दूसरा स्टेप बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अब तक हमने जो देखा उसका रिवीजन चल रहा है। प्लीज आप लोग यहीं प्रेजेंट रहो बेटा, मेंटली कुछ और मत सोचो, काफी बच्चों का ध्यान नहीं इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा मत करो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। बैंक का कौन सा नेचर है बताओ तो, बैंक बैलेंस मेरे लिए असेट है क्या, हाँ या ना। कुछ बच्चों के मन में आए सर बैंक पर्सनल अकाउंट है, हाँ भाई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बैंक पर्सनल अकाउंट ही है,
लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल रूल हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, हम लोगों का ये बस एक ही गोल्डन रूल है, इसी के हिसाब से आपके सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग होती है, चाहे एसएपी बोलो, चाहे टैली बोलो, या रियल लाइफ अकाउंटिंग। जब भी आप किसी आईटीओ के सामने जाते हो रिप्रेजेंट करने, तो आईटीओ को भी यही लैंग्वेज समझ में आती है अकाउंटिंग की। आईटीओ के सामने आप पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बोलोगे तो उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा, बरोबर है। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस ये असेट है क्या मेरे लिए? बैंक बैलेंस ये असेट नहीं सर, बैंक बैलेंस लायबिलिटी भी हो सकती है। नो, उससे बैंक ओडी कहते हैं। अगर लायबिलिटी है तो वो क्या रहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर सिर्फ बैंक बैलेंस की मैं बात करूं तो मेरे लिए क्या है? असेट। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में पैसा आया तो बैंक बैलेंस नाम की असेट बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है तो उसे क्या करो? डेबिट। सो बैंक बैलेंस यहाँ पे मेरे लिए असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। बढ़ना कम होना कहाँ समझ में आता है बेटा? ट्रांजेक्शन में क्या पैसा आ गया बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, बढ़ा तो देखो थर्ड स्टेप, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, लिख दो, हो गया। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। और यहाँ पे दूसरा अकाउंट शेयर कैपिटल, कैपिटल कैपिटल ढूंढो बेटा, कैपिटल ये यहाँ पे आ जाएगा क्या? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे भी लिख दो क्रेडिट बैलेंस। रूल क्या है? बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो, सो बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। बोलो बेटा बढ़ना कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन क्या है? कंपनी ने शेयर्स इशू किए। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो देखो बढ़ते हुए एरो को सर्कल किया और क्या करना है? क्रेडिट। दैट्स इट, गेम ओवर। सो आपने एंट्री लिख दिया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड और शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और आप ऐसे लिखते हो इस एंट्री को, फॉर्मेट हर किसी को पता है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बरोबर है। जो भी अमाउंट रहेगी आप अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे, यस और नो। मान लो किसी कंपनी ने, देखो आपको समझाने के लिए, मान लो किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। क्या इशू किए बेटा? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब सभी को मालूम है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट टेकन बाय द कंपनी, बरोबर है क्या? इस डिबेंचर में कंपनी ने अनकंडीशनल प्रॉमिस किया है टू पे इंटरेस्ट एंड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। आसान भाषा में कंपनी जब कभी भी शेयर इशू करती है तो उससे शेयर कैपिटल बढ़ेगा और जो सामने जो शेयर होल्डर्स लोग हैं वो कंपनी के क्या बन गए? ओनर। और जब कंपनी को किसी को ओनरशिप नहीं देना है लेकिन फिर भी लोन करवाना है और बैंक से नहीं करवाना है, तो ये बीच का एक और रास्ता है। कंपनी क्या करती है? मार्केट में डिबेंचर्स इशू करती है और वो डिबेंचर जिस किसी पार्टी या पर्सन के पास रहेगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा बेटा? डिबेंचर होल्डर। एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द, आप लोग जानते हो, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बरोबर है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स है। इन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड, यस और नो। सो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया कितने का? 100 रुपीज का, बरोबर है। और ये कौन है? ये वो डिबेंचर होल्डर है। और डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने क्या लिया? एक 100 रुपीज की असेट ले लिया, बरोबर है। मतलब कंपनी ने 100 के डिबेंचर इशू किए और बदले में क्या लिया? 100 की असेट ली। ट्रांजैक्शन कोई भी रहो, रूल अपना सेम रहेगा, चाहे एडजस्टमेंट एंट्री रहो चाहे कोई भी हो। थोड़ा सा इसको और क्रिटिकल करते, देखो बेटा 120 रुपीज के डिबेंचर इशू किए और असेट कितने की मिली बेटा? 100 रुपीज की असेट मिली। डिबेंचर्स कितने की दिए? 120 के। और असेट कितने की ली? 100 के लिए। चलो बोलो बेटा इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करोगे? अगेन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आए। एनीबडी कोई बोल सकता है बेटा इसका एंट्री क्या रहेगा? प्लीज कोई हाथ खड़ा करो बेटा, प्लीज प्लीज ट्राई करो। 120 के डिबेंचर इशू किए और असेट लिया 100 की, इसका मुझे जर्नल एंट्री चाहिए। प्लीज ट्राई करो, ज्यादा में ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है। असेट अकाउंट डेबिट 100, वेरी गुड बेटा। असेट अकाउंट डेबिट, देखो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है इसमें? असेट अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा डिबेंचर अकाउंट, बरोबर है क्या? लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं बच्चों, डिबेंचर आपने इशू किए 120 के, असेट ली आपने सिर्फ 100 रुपए की, मतलब आपने सामने वाले पार्टी को 20 रुपए ज्यादा दिए। कितने ज्यादा दिए बेटा? 20। ये 20 किस चीज के लिए दिए? शौक है आप लोगों को? नो, ये 20 हमने कोई तो एक्स फैक्टर के लिए दिए। महेंद्र सिंह धोनी की 500 रुपए की टी शर्ट में 5 लाख में खरीद रहा हूं, मतलब ऊपर का जो मैं दे रहा हूं वो क्या है? महेंद्र सिंह धोनी का गुडविल है, गुडविल के लिए पे करता हूं ना। जब भी मैं किसी असेट के लिए उसकी वैल्यू से ज्यादा पे कर रहा हूं, दैट मीन्स ऊपर वाला अमाउंट आई एम पेइंग फॉर द गुडविल।
यस और नो? सचिन तेंदुलकर का यूज किया हुआ बैट, 1000 रुपए का बैट मैं 10,000 में खरीद रहा हूं, तो 9000 मैंने किस चीज का दिया है? गुडविल का दिया है। तो यहां पे मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया? 20। दिस 20 इज फॉर गुडविल, इसीलिए यहां पे एक और अकाउंट बनेगा, उसका नाम रहेगा गुडविल अकाउंट। बरोबर है? ये समझ में आया कौन कौन सा अकाउंट बना? जब कभी भी, लाइफ टाइम ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आप सामने वाले को जितनी वैल्यू का आप सामान उससे ले रहे हो, उससे ज्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हो, और वो अगर दिया नहीं है किस चीज के लिए पेमेंट है, अगर वो दिया नहीं है किस चीज के लिए पेमेंट है, तो हम लोग सोचते हैं वो कोई तो एक्स फैक्टर के लिए जिसकी वजह से हमें फायदा होने वाला है, और उसे हम लोग प्यार से यहाँ पे गुडविल अकाउंट के नाम से दिखा देते। तो ऊपर का मैंने किस चीज के लिए दिया? गुडविल के लिए। सर ये हर जगह अप्लीकेबल है, आपने अभी जो रूल बताया? हाँ बेटा, पूरे सिलेबस में 8-10 बार और ये चीज आएगी, तब मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो ऊपर का किस चीज के लिए दिया? गुडविल के लिए। ये बात समझ आई सभी को? फर्स्ट स्टेप ओवर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स खत्म बेटा। दूसरा, बैलेंस बता दो सब अकाउंट्स का जो फर्स्ट स्टेप में, बोलो मेरे साथ, जो अकाउंट फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किए उसका बैलेंस कौन कौन सा रहेगा? हाँ, असेट का बैलेंस कौन सा रहेगा बेटा? ये असेट 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 का डेबिट बैलेंस, बरोबर है? गुडविल ये भी असेट है। सर वो असेट का नाम तो होगा कुछ, मान लो आपको समझाने के लिए मशीन लिया, ये लो मशीन, ये मशीन, कितने की मशीन ली थी? 100 की। मशीन असेट है, इसका डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। मशीन हमने ले लिया, यानी मेरे बिजनेस में मशीन नाम की असेट आ गई, तो मेरे बिजनेस में असेट बढ़ी। क्या नाम है उस असेट का? मशीन। बढ़ती है तो उसे डेबिट करो, यानी मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा? विल बी डेबिटेड। गुडविल ये भी असेट है, मैंने गुडविल के लिए पैसा पे किया। किसके लिए गुडविल के लिए पैसा पे किया बेटा? किसके लिए बोलो ना? गुडविल। मतलब मेरे पास बिजनेस में गुडविल आई कि नहीं आई? यस और नो? तो गुडविल ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। पेमेंट किया, बढ़ गई, असेट आई 100 की, गुडविल के लिए दिया 20। देखो असेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 100, गुडविल अकाउंट डेबिट 20, और डिबेंचर कितने के इशू किए रे बेटा मैंने? 120 के। डिबेंचर बाय द वे क्या है? डिबेंचर बाय द वे क्या है बोलो मुझे? डिबेंचर असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल क्रेडिटर, इनकम गेन, क्या है? डिबेंचर ये मेरी लाइबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर्स मेरे क्रेडिटर है, कुछ भी कह लो, लाइबिलिटी क्रेडिटर, लाइबिलिटी और क्रेडिटर, जो कहना है कह लो, लेकिन बैलेंस कौन सा रहेगा? लिखो फिर, डिबेंचर्स के सामने कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। डिबेंचर्स के सामने कौन सा बैलेंस लिखूंगा? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ता है, डिबेंचर इशू करने से डिबेंचर कैपिटल। सर आपने डिबेंचर को कैपिटल बोला? हाँ, ये पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब डिबेंचर कैपिटल बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डिबेंचर होल्डर्स को ओनर बोल दो, है ना? कहने के लिए हम लोग कह देते हैं, जब कभी भी कोई कंपनी लंबे समय के लिए किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से पैसा लेती है तो वो पैसा कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। रियल में वो क्या है? कंपनी की लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ी, जब भी आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, डिबेंचर इशू किया मतलब सामने वाले को क्या बना दिया? क्रेडिटर। तो लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं? डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करो, लो 120। एंट्री आप कैसे लिखोगे? मशीन अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 120 120। कुछ था इसमें, सिंपल है। सो जब भी आप एंट्री पास करोगे तो आपने रूल फॉलो करना है। ये रूल आगे कम से कम 100-150 बार और आएगा, जब भी एंट्रीज आएगी तब मैं फिर से रूल बताऊंगा। डन? अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते, और क्या दिक्कत है? हाँ मैंने प्रॉमिस किया था जल्दी छोड़ूंगा, बट सुनो ना। अच्छा मुझे बात बता दो, सेक्शन 129, सेक्शन 137, ट्रू एंड फेयर व्यू और डिविडेंड, बस ये इतना सा बता दो। ये मैं इतना ही पूछ रहा हूं आपसे, और कुछ नहीं है। बोलो सेक्शन 129 क्या है? 129 अगले चैप्टर में आने वाला है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दो। लास्ट लेक्चर में देखा था। सेक्शन 129 किससे रिलेटेड है बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करना है ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। यस और नो? बरोबर है। और कैसे प्रिपेयर करना है बेटा? अपने शेड्यूल 3 के हिसाब से, एज पर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बरोबर है। 129 सबसेक्शन 1, 129 सबसेक्शन 2। पहले क्या करो? बनाओ,
फिर उसके बाद दिखाओ, दिखाओ 129 सबसेक्शन 2 कहां पे दिखाना है? एनुअल जनरल मीटिंग में, बरोबर है, शेयर होल्डर्स के सामने। बनाओ, दिखाओ, फिर जोड़ो, है ना। जोड़ना कैसे है बेटा? अगर कोई कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी है तो होल्डिंग और सब्सिडायरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। 129 सबसेक्शन 3 और 129 सबसेक्शन 4। कितने बार बोलू रही की चीज कि होल्डिंग कंपनी की जो प्रोविजंस है एज इट इज अप्लीकेबल रहेगी सब्सिडायरी कंपनी को, यस और नो। और 129 सबसेक्शन 5 वी वेरायंस, यस और नो। अगर वेरायंस है तो उसका इफेक्ट और रीजन डिस्क्लोज करो। और 6 में क्या है? इनको क्या मिल रही है? इनको छूट मिल रही है, बरोबर है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई कंपनी अप्लाई करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 129 से उस कंपनी को क्या करेगी? माफ कर देगी, एग्जम्प्ट कर देगी, बरोबर है क्या? 137 का क्या कहना था? फटाफट से बताओ बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइल करना है कहां पे? आरओसी में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। और एजीएम हो चाहे ना हो, आपने जो डेट को एजीएम होने वाला था वहां से 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। ऐसा किसका कहना है? 137 सबसेक्शन 2। उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू का कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जैसा होना चाहिए था अगर वैसा है तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। कैसा होना चाहिए था? फटाफट से, हाँ, 1 बाय 1 है क्या? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर डबल एंट्री सिस्टम, एज पर अक्रूवल बेसिस। हाँ, और बोलो बेटा। नो ओमिशन, नो एक्स्ट्रा। शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, बरोबर है। अप्लीकेबल रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, एक्ट फॉलो किया। मतलब क्या है बेटा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट शायद शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। और लास्ट डिविडेंड जैसी कंपनी ने डिक्लेयर किया कितने दिन में पे करना है? 30 दिन में। और बेटा उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में कितने दिन में ट्रांसफर करना है? 5 दिन। 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड अगर अनक्लेम्ड है तो, और वो अकाउंट में कितने साल तक रहेगा? मैक्सिमम 7 साल तक। 7 साल बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।